क्या कांग्रेस के टिकट पर रवीश कुमार मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव? जी, इस बात का आज मैं पड़ताल करने वाला हूं। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट, मेरा नाम है रवि भास्कर और बने रहिए। मैं एक एक चीज बताऊंगा कि क्यों लोग ये मान रहे हैं कि रवीश कुमार जो एक अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारिता के दुनिया में भारत को एक नए आयाम, एक नए पहचान के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए रवीश कुमार ये नाम काफी है। और आज भारत का एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि रवीश कुमार जब से एनडीटीवी को अलविदा कह करके आए हैं, सत्ता के विरोध में जिस तरह से उनका सवाल करने का अंदाज था, क्या अगर वो किसी न्यूज चैनल में नहीं जाएंगे, किसी ऐसे पत्रकारिता विभाग वाले संस्था में नहीं जाएंगे, तो वो क्या करेंगे उस आइडियोलॉजी का? आइए जानते हैं क्यों लोग ऐसा मान रहे हैं कि रवीश कुमार कांग्रेस के टिकट पर आने वाले टाइम में बिहार से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इनके 3 मुख्य वजह हैं। पड़ताल में ये पता चला, आपको बता दें कि रवीश कुमार जब से एनडीटीवी को अलविदा बोल करके आए हैं, सोशल मीडिया का रुख कर रहे हैं। वो कई दफा कई ऐसे बड़े पत्रकार के यहाँ अपना इंटरव्यू देने जाते हैं जिसमें अजीत अंजुम, वहां पर कोई ऐसी बातें नहीं सामने आती है, लेकिन वो जब बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर एक सवाल में वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। वो सवाल ये रहता है, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या रवीश कुमार अपने आइडियोलॉजी को लेकर के भविष्य में राजनीतिक तौर पर देखे जाएंगे क्या, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे दोस्त कई दफा ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि रवीश आपको चुनाव में आना चाहिए, अब ये भी आजमाइश करके देखना चाहिए। और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि रवीश कुमार के पास एक बड़ा तबका, एक बड़ा नागरिक सपोर्ट है। ये सिलसिलेवार तरीके से सवाल चल रहा था उस इंटरव्यू में कि खरीदा जा रहा है चैनलों को, संस्थाओं को, अडानी ने जिस तरह से खरीदा। आप कल्पना करिए कि अगर मैं लोकसभा में हूं और मैं लोकसभा में सत्ता के विरुद्ध सवाल खड़ा कर रहा हूं, कैसा माहौल होगा। तो उसी संदर्भ में वो जवाब देते हैं कि लोकसभा तो नहीं ना खरीदा जा सकता है। कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि आने वाले टाइम में जिस तरह के समाज को लेकर के वो चिंतित नजर आ रहे थे अपने पत्रकारिता के टाइम में, क्या वो आइडियोलॉजी चुनाव में काम आएगा? हालिया उनके YouTube चैनल पर 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा कारण मैं बता रहा हूं, आप देखिए, जैसे ही एक न्यूज एंकर, एक ऐसा एंकर जिसको भारत में एक उपलब्धि मिली है, एक फेम है, एक नाम है, एक नए तरीके का पहचान है, जो अब किसी न्यूज से इस्तीफा देते हैं। जैसे आपने देखा कि जी न्यूज के एक बड़े एंकर सुधीर चौधरी जब अपना न्यूज चैनल छोड़ते हैं तो आज तक उसे आमंत्रित कर ले जाती है। तो इतने बड़े पत्रकार को कहीं से ये नोटिस नहीं आता है कि आप मेरे संस्थान में कॉलम लिखिए, आर्टिकल लिखिए, मेरे चैनल में अपना प्रोग्राम चलाइए या मुझे ज्वाइन करिए। तो रवीश कुमार इस बात पर कहते हैं कि मैं समझ चुका हूं कि ये देश के लोग मुझे समझ चुके हैं और मुझे वो क्या मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका एक दौर रहा, एक लंबा सफर रहा, अपनी आइडियोलॉजी, अपना सवाल करने का जो अलग अंदाज था, उनसे उनको ये आभास होने लगा है कि लोग उनको मोदी विरोधी मानते हैं। सत्ता के खिलाफ जो सवाल करने का उनका स्टंट रहा था, उसको कहीं ना कहीं जो ये चैनल वाले हैं वो अपने गाइडलाइन के हिसाब से नहीं मानते, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। वहीं इस बात का खंडन करते हुए वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सपोर्ट के लिए लोग नहीं आए हैं। जब से मैंने वहां पर परित्याग किया तब से कई दफा मुझे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों ने फोन किया और कहा कि आपको किस चीज की जरूरत है, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। पर उन्होंने हर किसी को मना कर दिया वहां पर, यह कहकर कि मैं खुद का चैनल शुरू करता हूं और मुझे एक छोटी सी टीम चाहिए जिसे मैं खुद गढ़ूंगा। अब सोचिए कि वो खुद YouTube में रहना चाहते हैं, अभी भी किसी का सपोर्ट नहीं चाहते हैं, और इतना बड़ा एक जनमानस है जो उनके सपोर्ट में है। जो लोग इस देश में लोकतंत्र को मुर्दा बनाना चाहते हैं, उनसे मैं बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, इतने आसानी से मरने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि लोकतंत्र को कड़े सवाल से गुजरना पड़ेगा। पुलिस वाले चलते सफर में गाड़ी से रोककर रवीश को यह कहते हुए नजर आते हैं कि आपने सही काम किया, उनको बधाई, शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं और उन्हें अपना हौसला और मजबूत करने की सलाह देते हैं और कहते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट पे सामान चेक करने का दौर हो, उस समय भी उन्हें ये कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए जो सवाल दागे वो एक दौर रहा, देश उससे सीखा, संभला और आगे बढ़ रहा है।
तो वो पूछते हैं कि ये समाज के कौन से लोग हैं, इस तबके ने मुझे आखिर क्यों चाहा सपोर्ट करना, और आखिरकार वो आज तक सपोर्ट करते रहे हैं। उन्होंने कहा कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिसमें मुझे 10 कॉल नहीं आया कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आपके आगे खड़ा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा सपोर्ट मिलना कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान को जो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, जाना चाहेगा लौट करके पावर के पास, पावरफुल बनना चाहेगा, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं। एक कमेंट जो काफी वायरल हुआ था ये था कि अडानी जी आप YouTube को खरीद लो, वरना ये रवीश कुमार इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा। आप समझ सकते हैं एक छोटे से टाइम में जहां पर उन्होंने 40 लाख का सब्सक्राइबर हासिल किया है, बिना किसी वीडियो के, वो कम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर 40 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि लोग उनको देखने कम, मुद्दों को देखने कम, और समाज में जिस तरह से जागरूकता वाली उनकी सवाल रहती है, उसके लिए लोगों के मन में एक चाहत है कि रवीश कुमार फिर से रिप्रेजेंट हों। रवीश कुमार का जो एक फेम है, रवीश कुमार का स्टारडम है, वो इस क्षेत्र में बरकरार रहे। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित ढंग से ऐसा लगता है कि जब वो किसी चैनल में नहीं है, जब वो कॉलम नहीं लिख रहे हैं, जब वो लगातार काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपने भीतर पल रहे उस आइडियोलॉजी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, चुनाव एक और उदाहरण जिससे आपको ये लगने लगेगा कि शायद ये सच कहा जा रहा है कि चुनाव वो लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर और मोदी के खिलाफ, इस सत्ता के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आपने देखा प्राइम टाइम एनडीटीवी पर और सारे प्रोग्राम करते हुए रवीश कुमार कई दफा बीजेपी या फिर मोदी के मंडली से मिलना चाहते हैं, उनके साथ प्रोग्राम साझा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उसका विरोध का सामना करना पड़ता है। उनके कार्यक्रम में मोदी जी नहीं आते हैं या बीजेपी के कोई कदावर नेता नहीं आते हैं। मोदी जी के इंटरव्यू का नसीब अक्षय कुमार को मिला, मुझे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी लगता है कि वो एक जवाबदेही के तौर पर वो उनके सामने खड़े होते नजर आएंगे। अब बात आती है इसके परिणाम की कि सोशल मीडिया मंडली के चहेते या सोशल मीडिया के फैन फॉलोइंग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्या चुनाव में मदद करते हैं? एक बड़ा कारक माना जाता है सोशल मीडिया को। कुछ दिनों में डेवलपमेंट जिस तरह से हासिल किया है सोशल मीडिया के फेम ने, इसको चुनाव में राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। आप एक उदाहरण ले लें कन्हैया कुमार को। इससे पहले जिस तरह से उन्हें लोगों ने देखा, सुना, उनको एक पहचान मिली, और इसी के जोर आजमाइश से वो चुनाव में उतरते हैं और गिरिराज सिंह के हाथों उनको पटकनियां खानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं रवीश कुमार के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि जिस सोशल मीडिया मंडली के माध्यम से उनके हौसला को बढ़ाया जा रहा है, उनके दमखम को बदल कर दिखाया जा रहा है, तो उनको भी जोर आजमाइश कर लेनी चाहिए एक बार सदन तक पहुंचने के लिए कि क्या वे सोशल मीडिया मंडली के सहारे ऐसा बोल रहे हैं या फिर वाकई में उनका जो पैर का मजबूती है, उनके कदम कितने मजबूत हैं। इनके लिए शायद उनको चुनाव में उतर करके देख लेना चाहिए कि वाकई में लोग उसे सपोर्ट करते हैं या वाहवाही लूटने के लिए या सोशल मीडिया के फेम की वजह से उनको ऐसा महिमा मंडित किया गया है। तो ये रहा आज का पड़ताल जिसमें रवीश कुमार चुनाव लड़ते नजर आए कांग्रेस के टिकट पर मोदी के खिलाफ। आने वाले टाइम में क्या होता है देखना बाकी है, लेकिन ये कुछ सुर्खियों में चल रहे ऐसे सवाल थे जिनके माध्यम से ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में जो गुदगुदी मची हुई उनके पेट में और जो खलबली उनके दिमाग में चल रही है, उसको खत्म करने के लिए चुनाव में उतर सकते हैं रवीश कुमार। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कैसी लगी ये पड़ताल, आप अपनी प्रतिक्रिया दे करके साझा करें और बने रहें इस रिपोर्टर पोस्ट पर। आने वाले टाइम में और भी पड़ताल किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।